शुरू करते हैं दो टूक। 2024 चुनाव से पहले 3 राज्यों में बीजेपी ने जीत का डंका बजाकर लोकसभा चुनाव के लिए रोडमैप तैयार कर लिया है। तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने ऐसे नेताओं को सीएम की कुर्सी दी जो बीजेपी के जातीय समीकरण पर एकदम फिट बैठते हैं। पार्टी ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर यादव वोट पर सिद्धमारी की कोशिश की है, तो वहीं राजस्थान में भजन लाल शर्मा को सीएम बनाकर ब्राह्मण वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश की है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने आदिवासी चेहरे पर दांव लगाकर अपना मास्टर स्ट्रोक खेला है। तीनों राज्यों में सोशल इंजीनियरिंग साधने के बाद अब बीजेपी बूथ स्तर पर भी जाति समीकरण को तवज्जो देने के मूड में है। दरअसल अब बीजेपी बूथ लेवल पर भी जाति समीकरण के हिसाब से ही पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपेगी। अब सवाल यह है कि क्या जाति के आधार पर बीजेपी 2024 का बेड़ा पार करने वाली है? क्या बीजेपी 2024 के लिए अपनी सेटिंग कर ली है? दो टूक में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। जाति समीकरण का आधार 24 में होगा क्या बेड़ा पार? बूथ स्तर की रणनीति, जातियों को साधने की क्या है चुनौती? ब्राह्मण, आदिवासी, यादव, क्या विपक्ष के लिए अब यह आफत? जाति वोट बैंक पर नजर, यूपी में कितना होगा इसका असर? 24 की सोशल इंजीनियरिंग, क्या बीजेपी बनेगी किंग? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले क्या कुछ बयान सुनवाते हैं। अरे भी जो वहाँ पर दोनों मुख्यमंत्री थे, माली जात के थे गहलोत साहब, जो बहुत ही कमज़ोर जाति होती है। इसके अलावा कुर्मी जात के थे बघेल साहब, वो भी एक पिछड़ी जात थी। उससे फ़र्क क्या पड़ा? परिणाम में तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और इससे बीजेपी का अपना एक स्टंट है, उसने नए लोगों को, कई लोगों को बनाया है, उनकी पार्टी में खुद फूट पड़ी हुई है। वसुंधरा राजे बहुत नाराज़ हैं, वो क्या करेंगे आने वाले समय में पता लगेगा। शिवराज सिंह चौहान ने कुछ जाति से दिखाना करतब शुरू कर दिया है। भाजपा पहले अपने लोगों को संभाले, उसके यहाँ बड़ी नाराजगी है। भारतीय जनता पार्टी चाहे किसी जात का मुख्यमंत्री बना ले, लेकिन उनसे जो सवाल है वो आज भी बना हुआ है कि भाजपा जाति जनगणना कब कराएगी, पिछड़ों को उनका हक, उनका अधिकार कब मिलेगा। समाजवादी पार्टी लगातार जाति जनगणना की बात कराती रहेगी। 3 राज्यों में किसको मुख्यमंत्री बनाया, किसको नहीं बनाया, इनसे जनता के मुद्दे ना हल होते हैं, ना जनता का कोई सरोकार होता है। इसलिए समाजवादी पार्टी अपनी जाति जनगणना के मुद्दे पे, बेरोजगारी, महंगाई, किसान, मजदूर और आरक्षण के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछती रहेगी। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करा दे राजेश चौधरी जी, प्रवक्ता बीजेपी। इसके अलावा प्रियंका गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस। अरविंद जयतिलक जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सवाल प्रियंका जी आपसे है, क्योंकि हालांकि आपके ही नेता को सुन रहा था, उनका कहना था कि अशोक गहलोत को क्या दिया गया, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री उन्हें भी बनाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी ने वो दिया है जो अरसे से मांग थी, और इसी का आधार कि अब यही फॉर्मूला बूथ लेवल पर भी लेकर जाएगी, नीचे लेवल पर भी बीजेपी लेकर जाएगी, तो उसका असर तो दिखेगा। क्योंकि बूथ लेवल पर जो चीजें जुड़ती हैं वो बेहद ही कारगर होती हैं, क्योंकि वही पदाधिकारी जो होता है बूथ लेवल पर वोट डलवाता है। तो ऐसे में सवाल है कि कांग्रेस के लिए क्या काट, कांग्रेस को लेकर यह सवाल कि बीजेपी को लेकर क्या काट। देखिए, मेरा सवाल सबसे पहले ये है कि प्रधानमंत्री जी ने जब ये कहा कि कोई जाति ही नहीं होती इस देश में सिर्फ एकमात्र जाति है, वो है गरीबी। उसके बाद अब इस फंडे को दिखाना, तो मुझे लगता है कि मतलब दिखाने की दांत कुछ और, दिखाने की दांत कुछ और। क्या इससे पहले भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती? तब क्या आधार था? देखिए, ये एक सिर्फ और सिर्फ डर है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि जातिगत जनगणना की मांग जो जोर पकड़ रही है, उसको वो सिर्फ किसी तरीके से उसको कंपनसेट करना चाहते हैं। जो एक सीधा एक मैसेज है वो सिर्फ इतना। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि आज जहां पर उन्होंने कई अपने सांसदों को उतार दिया था, और ये कहा गया जा रहा था, तब टीवी चैनल्स पे मैं ये देख रही थी, ये चल रहा था, मीडिया के माध्यम से मुझे ये पता चला कि इनको हो सकता है मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया जाए। फिर आप देखिए, इन लोगों को बनाया गया, पर्ची के माध्यम से इनके वहां चुनाव होता है। अब आप बताइए कि अगर कांग्रेस पार्टी में ये माध्यम चुना जाता तो मीडिया क्या कह रही होती? तो हकीकत ये है कि आज जिस तरह का रुख भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है, उससे साफ जाहिर होता है कि ये पार्टी में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। जिस तरह से आप चेहरों पे चुनाव अलग लड़ते हैं, मुख्यमंत्री के चेहरे अलग दिखाते हैं, उसके बाद जब नौबत आती है तो आप किसी को भी मुख्यमंत्री बना देते हैं।
तो ये भी अपने आप में एक सवालिया निशान है कि किस तरह की वर्किंग और किस तरह का पैटर्न भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। क्या पार्टी सिर्फ 2 लोगों की पार्टी बनकर रह गई है? क्या लोकतंत्र बचा है उसमें? क्या वहाँ जो चुनाव होता है कि वो जो चुने हुए विधायक थे उनके द्वारा हुआ या सिर्फ पर्ची के माध्यम से लेकिन हो गया? मेहनत नीचे आप वाले बताइए कि लेवल के लोग कर रहे हैं और उन्हीं को लेकर ये पूरी रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि सवाल 24 को लेकर है। नहीं, रणनीति किसको लेकर बनाई जा रही है? अभी देखिए, अब क्या हम रणनीति की बात क्या करें? इनका जो कार्यकर्ता है वो मेहनत जरूर करता है, पर कई बार ऐसा होता है, देखने में आता है कि बाहर के नेता आकर राजगद्दी पर बैठ जाते हैं। तो इसके लिए तो नहीं कहा जा सकता कि किसी तरह के कोई ठीक है, अब जवाब ले सेट लेते हैं। पैटर्न है भारतीय राजेश जी, जनता पार्टी में। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, मेहनत कोई और करे, मौका किसी और को मिले। और जाति जाति आप लोग के पीएम का भी हवाला दिया गया कि 4 ही जाति है, महिला, गरीब, किसान, वंचित। फिर ये जाति जाति क्यों? बूथ लेवल तक ये जाति समीकरण बैठाने की कोशिश क्यों? ये भारतीय जनता पार्टी कोई किसी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी तो है नहीं। कांग्रेस नेहरू परिवार की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, समाजवादी पार्टी यादव परिवार की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। तो यहाँ तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जो कार्यकर्ता मेहनत करता है उसे उसी हिसाब से उचित स्थान मिलता है। अब मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मित्रों से, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई? 3 जो मुख्यमंत्री बने तीनों राज्यों में, तीनों हमारे भारतीय जनता पार्टी के 35 साल पुराने कार्यकर्ता हैं। सरपंच से लेकर के और मंडल से लेके, जिले से लेके, अपने स्टेप बाय स्टेप मेहनत के दम पर आज मुख्यमंत्री बने हैं। वो कोई पैरासूट से नहीं आए। जैसे राहुल गांधी, राजीव गांधी के सुपुत्र, यही तो उनकी क्वालिफिकेशन है, फिर भी ढो रहे हैं उनको। अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र लगातार नाकाम हो रहे हैं, फिर भी समाजवादी पार्टी उनको ढो रही है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कोई नरेंद्र मोदी जी या किसी दूसरे नेता का बेटा आकर के नहीं बैठ गया है। यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता आकर के अपनी मेहनत के दम पर सत्ता में भागीदारी कर रहे हैं। अब मोहन यादव है तो वो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, विष्णु साय है तो वो पुराने कार्यकर्ता हैं, भजन लाल शर्मा है तो वो पार्टी के पुराने कैडर हैं, कार्यकर्ता हैं। तो इन लोगों को अपनी नकारात्मकता और अपनी विफलता छुपाने के लिए केवल यही सब विषय, इसी तरह की बातें करने के मिलते हैं। आज कांग्रेस को कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। राजस्थान हमने इनसे छीन लिया, इसमें डिस्कस करो ना, क्यों छीना है? छत्तीसगढ़ हमने इनसे छीन लिया प्रचंड बहुमत के साथ, इस पर आज ये बहस करिए ना। आप कहां टिके वहां? आप तो भूपेश बघेल को पूरे तो वो कहेंगे कि हमने कर्नाटक छीन लिया, हमने हिमाचल छीन लिया। हमने तो अब जिस विषय पर आप डिबेट कर रहे हो, नहीं, हम जाति समीकरण को बैठाने की कोशिश, इस पर हम डिबेट करने बैठे हुए हैं। देखिए, हमारे कार्यकर्ता सर्व समाज के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी एक जाति की पार्टी है क्या जी? सब समाज की पार्टी है। सब लोग इसको वोट देते हैं, सब लोग इसमें सामूहिक रूप से साथ साथ हम लोग काम करते हैं। तो अभी आप किस नजरिए से इसको देख रहे हैं ये आप जाने, पर मेरा मानना यह है कि हमने भारतीय जनता पार्टी के ग्रास रूट के कार्यकर्ताओं को इतने बड़े बड़े राज्यों का मुख्यमंत्री बनाया है और विधायकों ने। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ रहे हैं बीच चर्चा में। मेजर आशीष जी, हमें लगता है कि ये फॉर्मूला देखा जाए तो बहुत पहले ही मुलायम सिंह यादव ने सेट किया था, सभी जातियों को खुश करके चलते थे। सवाल यह है कि अब बीजेपी भी वही कर रही है, तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर बूथ लेवल तक उसे ले जाया जा रहा है इस फॉर्मूले को। नहीं, देखिए, होता क्या है कि सबको प्रतिनिधित्व देना एक अलग विषय होता है। और हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए कि जिन लोगों ने पार्टी को आगे बढ़ाया है, कहीं ना कहीं, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, उनके साथ क्या किया गया, उनको कैसे दरकिनारे किया गया, और इतने बार के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जो है, उनको भी दरकिनारे कर दिया एकदम से। तो कहीं ना कहीं जब आप ऐसा करते हैं तो उस पे जो चर्चा होना एक स्वाभाविक हो जाता है। बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है कि जब इतने सीनियर लीडर थे, देखिए हमारी जो लाइन है आज की, वो जाति समीकरण बैठाने को लेकर है कि वहां मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम तीनों राज्यों में, और अब उत्तर प्रदेश में या कहे पूरे देश में बीजेपी बूथ लेवल तक इस फॉर्मूले को लेकर जा रही है। तो कहीं ना कहीं जातीय उससे तो ये प्रेरित है ही है। और आप देखिए कि दो ये जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाने की प्रथा चला दी है इन्होंने सब जगह। आने वाले समय में और जातियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए कहीं ऐसा हो सकता है कि ये लोग 2-4 और उप मुख्यमंत्री बना दें। तो ये लोग तो सत्ता में आने के लिए इस तरीके की चीजें कर सकते हैं।
जैसे अभी दो आप देख रहे हैं सब जगह, ये होता तो नहीं है, लेकिन इन्होंने वो जातियों को खुश करने के लिए, उनको एक छलावा देने के लिए ये शुरू तो किया है। तो अब आगे देखिए कहाँ तक ले जाते हैं छलावे को आगे बढ़ा के, तो समय ही बताएगा। लेकिन निश्चित रूप से ये पूरा जाति से ही प्रेरित है कि कैसे भी लोगों को जो है वो देखिए, इस बीजेपी तरीके का से कहना दिखाया है, जा सके। उनके प्रवक्ता का कहना है कि हम तो मौका देते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, हम परिवार के बीच फंस के रहने वाले लोग नहीं हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आज ये तो वो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और एक पुरानी कहावत है। तो बोलने के लिए आप कुछ भी बोलते रहिए उसमें, लेकिन दिखता तो सब कुछ है ही है कि जो बड़े नेता हैं उनके बेटे जो है पार्टी में, सब जो है कहीं कहीं विधायक है, कहीं मंत्री हैं, वो तो सब बने ही हुए हैं। वो तो खैर जग जाहिर है, वो उसमें कौन सी नई बात है। अरविंद जय तिलक जी, एक सवाल आपसे है, जिस तरीके से ये फॉर्मूला, हालांकि कहा जाए उत्तर प्रदेश से भी ये निकला, लेकिन अब उसे बूथ लेवल पर ले जाना, सवाल इस बात को लेकर है कि कितना कारगर, और ये कह सकते हैं कि एक कदम आगे बीजेपी उस फॉर्मूले के तहत अगर उसे बूथ लेवल पर ले जाया जाएगा तो किस तरीके से बूथ मैनेजमेंट, ये बेहद अहम होता सभी पार्टियों के लिए। बिल्कुल राहुल जी, देखिए राजनीति में दूरदर्शिता की ही विजय होती है। आप देखेंगे 90 के दशक तक भारतीय जनता पार्टी जो है विचारधारा की लड़ाई लड़ती थी, लेकिन 2012 के बाद उसने एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स को जन्म दिया है। यानी आज की तारीख में आप देखिए पोस्ट मंडल पोस्ट कमंडल की राजनीति जो है आगे बढ़ रही है। वो अंग्रेजी में कहावत है ना कि डायमंड्स कट्स डायमंड्स, यानी लोहे को लोहा काटता है। जिस तरह से विपक्षी दल जो है जाति जनगणना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की घेराबंदी की, भाजपा ने उसी हथियार के जरिए जो है विपक्ष को नस्तनाबूद करने का कोशिश की है। जिस तरह उसने 3 राज्यों में जो है दलित, पिछड़े, अगड़े, आदिवासी को लेकर के सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, उससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश में, जैसा कि आपने बताया भाई कि बूथ स्तर तक उस बात को, यानी लोगों के चौखट तक ले जाने की जो है कवायद शुरू कर दी है। यानी लोगों को संदेश पहुंचाना है कि देखिए आपकी जो कम्युनिटी है, आपके जो मूंछ का सवाल है, मैं किस तरह से गंभीरता से लेता हूं और किस तरह से भागीदारी को सुनिश्चित करता हूं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है इस लड़ाई को जो है, जो जातिवार जनगणना को लेकर के विपक्ष हमलावर हुआ था, उसको जो है दूसरे आप कह सकते हैं कि एक नए प्रयोगशाला में तो दूसरे ढंग से इजाद करके जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, और स्वाभाविक रूप से इसका असर पड़ेगा। आपको याद होगा राहुल जी, 2004 में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे जी। बहुजन समाज पार्टी ने जो है 7 यादवों को जो है एमपी का टिकट दिया था, उसमें 6 जीत गए थे, और उसमें मित्रसेन यादव थे, भालचंद्र यादव थे, उमाकांत, रमाकांत, नहीं वही सोशल इंजीनियरिंग जिसे अब बीजेपी अपनाकर चल रही है। लेकिन सवाल विपक्ष को लेकर है कि विपक्ष क्या करेगा। नहीं, देखिए विपक्ष के पास जो उसका अपना हथियार था, उस हथियार की काट भाजपा ने ढूंढ ली है। आज के दौर में जब देश की जनता जो है जाति की अस्मिता के खोल से बाहर निकल करके राष्ट्रीय मसलों पर सोचना शुरू किया, तो मुझे लगता है कि विपक्ष की एक जिम्मेदारी बनती थी कि राष्ट्रीय मसलों पर, चाहे बेरोजगारी हो, आपकी गरीबी हो, भुखमरी हो, या अन्य जो मसले हैं उस पर जो है भारतीय जनता पार्टी की घेराबंदी करे। लेकिन आज का विपक्ष भी जो है 90 के विपक्ष की तरह बर्ताव करता आ रहा है। उसे साफ जाहिर होता है कि विपक्ष के पास जो है भारतीय जनता पार्टी के अखाड़े में जाकर के उसे ललकारने नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो कह रहे हैं, हो सकता है कि ये बातें प्रियंका जी को गलत भी लगे। प्रियंका जी देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि ये जो भाई जातीय समीकरण है, ये वोटर को कैसे समझाएं। वो वोटर जो राजस्थान का है, उसको तो सिलेंडर 500 450 रुपए में मिल जा रहा है, और जो एमएसपी इनको छत्तीसगढ़ में मिल जा रही है 3100 रुपए, क्या वो यूपी में नहीं मिल पा रही है? तो यूपी में कोई लाडली पहना नहीं है, तो कैसे समझाइएगा? कौन सी जाति को समझाइएगा, कौन सी जाति को नहीं समझाइएगा? जहाँ इलेक्शन है वहां जीतने के लिए आप सिलेंडर के दाम कम कर दे रहे हो, आप एमएसपी बढ़ा दे रहे हो, आप सब कुछ फ्री कर दे रहे हो, आप उनके अकाउंट में पैसे डायरेक्ट बेनिफिट दे रहे हो। क्या यहाँ उत्तर प्रदेश के लोग सवाल पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि उनका हक कहाँ है, क्यों उनको लूटा जा रहा है? आखिर उत्तर प्रदेश की जनता ने बिगाड़ा क्या है भारतीय जनता पार्टी को, जो डबल इंजन की सरकार है? देखिए, सिर्फ सिंबॉलिक रूप से आपने एक मुख्यमंत्री बना दिया, उससे आपकी इतिश्री हो गई। आप उसको बहुत बड़ा ये जवाब तो राजेश जी ही देंगे जो आपके सवाल है।
और सवाल का जवाब देंगे कहां से? ये तो चीटिंग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के साथ में। ये राष्ट्रीय योजनाएं जो चलानी राजेश जी, सुन रहे हैं चाहिए, आप? राष्ट्र को एक चश्मे से देखना चाहिए, नहीं देख रहे हैं। जो राज्य इनको वोट दे रहा है वो बिल्कुल हाशिए पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब सुन लीजिए प्रियंका जी। नहीं दिखता। राजेश जी, जी देखिए, इनकी ये खीज है। राजस्थान में जब जनता ने हमको स्वीकार किया है तो आपको नकारा है ना प्रियंका जी। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुन करके भेजा है, तो राहुल गांधी के चेहरे को नकारा है ना। अब हम काम भी करेंगे जनता में। हमारे मुद्दों को जनता ने पसंद किया, हमारी गारंटी को जनता ने इनको चुप करिए ना भाई। क्यों लूट रहे हैं? ये सवाल सीधा ये है, इनको चुप करिए ना भाई। उत्तर प्रदेश की जनता को हमें बहस करने का तरीका नहीं है इनको, इसका मतलब आप चुप। आप मेरी बारी में क्यों बोल रही हैं आप? नहीं बैठिए ना चुप। अब सवाल सुनिए, बहस करने का तरीका सुनने की आदत डालिए। कांग्रेस समाप्त हो गई है पर आपका अहंकार नहीं गया। कांग्रेस समाप्त हो गई है, कांग्रेस का जहाज डूब रहा है, पर आपको सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। सीटें थी, आप सुनने को तैयार नहीं है। भूल गए होंगे आप। अरे भैया, आपके पास जवाब नहीं है, जवाब क्या देंगे? अरे भैया, सुनोगे तब ना जवाब देंगे। देखिए, जाति का जो जहर ये लोग फैलाना चाहते हैं, उसका जवाब दिया है तीनों राज्यों की जनता ने। तीनों राज्यों की जनता ने इनकी जाति का जवाब दिया है। बोलने तो दीजिए आशीष जी, प्रियंका जी बोलने दीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ, गठबंधन का धर्म यही निभाएंगे? सवाल पूछा, सवाल मेरे शो में गठबंधन का धर्म निभाएंगे? मेरे शो में गठबंधन का धर्म निभा रहे हैं। देखिए, जिस तरह से सिलेंडर आपने सीधा सवाल बोलने दीजिए। डालिए। मुलायम सिंह यादव जी सर्वमान्य नेता थे समाजवादी पार्टी के। अखिलेश यादव ने औरंगजेब की तरह अपदस्थ कर दिया उनको। इस पे नहीं बोलेंगे आशीष जी? ये कहाँ डाल दिए थे उनको? बोलिए ना, इसीलिए आपको नकार रही है जनता। जवाब तो दीजिए। आप अपनी हैसियत को समझिए। अरे हम जो कर रहे हैं सीना ठोक करके कहते हो, जनता हमको स्वीकार करती है। आपके अखिलेश यादव को लगातार नकार रही है, प्रियंका वाड्रा को नकार रही है, राहुल गांधी को जनता लगातार नकार रही है। हमारी जो गारंटियों का जवाब तीन राज्यों की जनता ने दिया है। आपके हलक से खींच करके लाए दो राज्यों को। ये हमारी सेवा का परिणाम है। ये हमारी सेवा का परिणाम है। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी के चेहरे की स्वीकार्यता का परिणाम है। ये लोकतंत्र है, कोई कभी भी आपको नकार रही है जनता। अरविंद जी, अगर हम हिंदी बेल्ट की बात करें, ठीक है, ये तो राजनीति, हिंदी बेल्ट की बात करें तो सब कुछ जाति समीकरण पर ही फिट बैठता है। लेकिन कुछ चीजें चेंज हुई हैं। लेकिन क्या आप फिर कह सकते हैं कि वो वक्त वापस भी आ रहा है कि जाति पैटर्न को सेट करना जरूरी है? इसी वजह से बीजेपी लगातार नई नई रणनीति के तहत मैदान में ये जाति का खेल खेलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल जी, देखिए, आप उत्तरी भारत में देखेंगे तो जाति एक सच्चाई है और जाति को लेकर के अपने जो आग्रह है उसे इनकार नहीं किया जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह जानती है कि विपक्ष जो है जाति के मुद्दे को जो है बहुत तेजी से सामने लाता है और कहीं ना कहीं जो है भारतीय राजनीति को वह जातिगत मुद्दे प्रभावित भी करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि विगत जो है 2 दशकों से जो है कहीं ना कहीं जो है जाति के जो एक बंधन हुआ करते थे वो टूटते हुए नजर आ रहे हैं। जो बेड़ियां हैं वो टूट रही हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जो है एक लाभार्थी वर्ग तैयार किया है उसमें आप देखिए कि पूरी तरह से जो जातिगत जो समीकरण हुआ करते थे, आप उत्तर प्रदेश के विधानसभा 2022 के चुनाव को देख लीजिए, लगभग 50% से अधिक जो है बैकवर्ड क्लास के वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिले। वही तो लड़ाई लड़ी जा रही है तमाम पार्टियों की तरफ से। इसलिए अखिलेश भी पीडीए कह रहे हैं और जाति जनगणना की बात हर कोई कह रहा है और उसी की काट लाने की कोशिश में बीजेपी। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से छत्तीसगढ़, इसके अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान में सीएम फेज दिया गया, डिप्टी सीएम का फेज दिया गया, इससे कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना को लेकर जो तमाम कवायद विपक्षी दलों की तरफ से लगातार किया जा रहा है उससे लेकर एक बड़ा काट है। क्योंकि आदिवासी चेहरा छत्तीसगढ़ में, ओबीसी चेहरा मध्य प्रदेश में और अगड़ा चेहरा राजस्थान में, और इसी को आधार बनाकर बूथ लेवल तक
बीजेपी जा रही है, लोगों को बताएगी, जिम्मेदारियां भी सौंपी जाएगी, लेकिन सवाल कि 24 को लेकर विपक्ष के पास क्या कार्ड। दो टूक में इतना ही।